हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम से। रिलैक्सेशन टाइम जिसमें हम लोग पढ़े थे वी डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बटे एम एंड इंटू टाउ, ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके पढ़े थे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक टाइम आया था जिसको हम लोग टाउ बोलते थे, इसी को हम लोग लिखे हैं रिलैक्सेशन टाइम, या कहीं कहीं पे इसको टाइम कांस्टेंट करके भी लिखा जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कहो या टाइम कांस्टेंट कहो, बिटवीन, ये क्या है भाई, बिटवीन। ओके, एवरेज टाइम इलैप्स्ड, जो टाइम लगता है एवरेज टाइम इलैप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो सक्सेसिव कोलिजन होता है और उस कोलिजन में जो टाइम लगती है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब एवरेज है, मान लीजिए कि कोई दो इलेक्ट्रॉन का अलग टाइम हुआ, कोई दो इलेक्ट्रॉन का फिर अलग टाइम हो गया, तो इन सभी टाइम को जोड़कर, अलग अलग टाइमों को जोड़कर और क्या करेंगे, उतने ही संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, अलग अलग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन रिलैक्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टाउ, मतलब कि टाउ में वो रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब कि आते हैं और एकदम कंटेक्ट बनाए रखते हैं और फिर क्या करते हैं, हट जाते हैं। इट इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -14 सेकेंड, मतलब कि 10 टू द पावर -14 सेकेंड तक वो कंटेक्ट में रहते हैं। बहुत छोटा टाइम हुआ ना, बहुत स्मॉलेस्ट टाइम हुआ, 10 टू द पावर -14 सेकेंड के आसपास वो रहते हैं। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी जो टाउ को मैंने लिखा है वो क्या है, T1 लास्ट क्लास में, T2 T3 अप टू डॉट 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 और Tn, और क्या करेंगे, n ही से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसी को हम लोग टाउ बोलते हैं, एवरेज टाइम। अब ये अलग अलग, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि इट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा तो टेम्परेचर का वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जल्दी से कोलाइड होकर जल्दी से हट जाएगा, तो टाइम क्या लगा, कम लगा ना। रिलैक्स होने में जो टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जो रुकने में लगता है उसी को बोलते हैं, और ये जल्दी रुकेगा बहुत कम समय तक हट जाएगा, इसके लिए वैल्यूज क्या हो गई, घट गई। तो इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ये, मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करता है, घटता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि टाइम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके, यानी बहुत बढ़िया कंडक्टर होगा उसका रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। जो जितने फास्ट मूव करेंगे ना उतने ही ज़्यादा टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। अब ऐसा भी सोचिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से, स्पीड बढ़ने से टाइम कांस्टेंट जो होगा वो घटेगा। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी जो हम लोग Ga लिखते थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लोग Vd लिखते थे, इसमें हम लोग को रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो L इक्वल टू हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर, और E हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपिटल N हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपको पता है कि कोई भी डेंसिटी का वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। इसका याद रखिएगा कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बटे वॉल्यूम।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख देंगे, ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यानी ये हो गई आपको वॉल्यूम। n ये हो गई एरिया, ये हो गई l, इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, मैंने कुछ पॉइंट मान लिया है, अब हम एक डायग्राम बनाकर आप इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की जो एरिया है, यही एरिया है जो ये दिया हुआ पाई आर स्क्वायर एरिया है, और इसकी लंबाई कितनी है, एल है, इसकी लंबाई है एल, ठीक है। और इस दिशा में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि इधर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। ये हो गई आपको वी टी, और ये जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, डेल्टा एल, डेल्टा एल। और इसको क्रॉस करने में जो समय लगाया है वो क्या है, डेल्टा टी। तो वी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा जो एल होगा वो हो गया वी डी इंटू डेल्टा टी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम, हम इसकी बात करते हैं ना, ये जो है स्मॉल वॉल्यूम, इसकी हम बात करते हैं, जो यहाँ से पास किया है। तो नाउ स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया है वही एरिया यहाँ भी मिलेगा, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर वी डी, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा टी। ये हो गया आपका डेल्टा वी। क्लियर। तो अब हमको बात करना है क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम बात करें, स्मॉल एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम बोले थे, तो ये हो गया कितना, डेल्टा वी। तो कैपिटल एन इक्वल टू हो गया स्मॉल एन इंटू डेल्टा वी। तो आप इसको लिखेंगे स्मॉल एन, और डेल्टा वी का वैल्यू क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर वी डी इंटू डेल्टा टी, पाई आर का स्क्वायर वी डी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हो गया क्या, एन। इस तरह से हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज निकालें, तो क्या होता है, एन इंटू ई होता है, यही होता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन, एन का वैल्यू है स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा क्या, एरिया। ये हो गई कैपिटल ए, ये हो गई वी डी, ये हो गई ई, और यहाँ पर क्या हो गई, डेल्टा टी। तो नाउ करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, थ्रू क्रॉस करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, इसको हटाते हैं। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, यही ना लिखना है। आई इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। तो आई इक्वल टू डेल्टा क्यू एन ए वी डी ई
डेल्टा टी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैसे, तो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी बड़ा थ्योरी है, इसमें कई सारे रिजल्ट आएंगे। तो याद रखेंगे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आई इज इक्वल टू स्मॉल एन ए वी डी और ई, कौन क्या है ये आपको पता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पर डिपेंड करता है। गुड कंडक्टर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। एरिया है क्रॉस सेक्शन, अब देखिए वेरी हाई वैल्यू है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर। बढ़िया कंडक्टर होगा तो उसका एन का वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब देखो करंट डेंसिटी याद करिए, आई बटे क्या होती थी, ए होती थी। यहाँ पर है आई बराबर एन ई ए वी डी, ऐसे है। तो आई डिवाइडेड बटे क्या, ए लिखेंगे इज इक्वल टू एन ई और वी डी। तो ये हो गई क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बराबर एन ई और वी डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। याद रखना बच्चों, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लगाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसकी बात करते हैं। यानी यहाँ पे एक बात तय है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली proportional, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट डेंसिटी। नाउ Vd इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई डिवाइडेड बटे टाउ, सॉरी डिवाइडेड बटे एम। ओके, इस तरह से था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर पुट करते हैं। नाउ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट J इक्वल टू एन ई और वी डी ई टाउ डिवाइडेड बटे एम। यहाँ पर लिखे हैं क्या, एन ई का स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बटे एम और दिस इज द कैपिटल ई। अब यहाँ पर देखना है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलने वाला है कि J इक्वल टू है एन ई का स्क्वायर, J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बटे एम। ओके, और दिस इज द ई। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं C
सिग्मा, है ना। तो J इज इक्वल टू जो हो गया सिग्मा इंटू ई, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का एक जनरल रूप हुआ, है ना। और जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो आपको करंट डेंसिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर आया है कि सिग्मा इक्वल टू दिस इज सिग्मा एन ई का स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बटे एम। मास एन ई और टाउ कांस्टेंट है किसी इलेक्ट्रॉन का, इसी इलेक्ट्रॉन का ये कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। मतलब कि सेम मटेरियल के लिए ये सेम वैल्यूज होगी। समझ में आ रही बात। इसीलिए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ बटे एम आर द कांस्टेंट। इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पर ये डिपेंड करती है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्या होती है, वैल्यूज होती है। दिस इज द कंडक्टिविटी। डिफरेंट मटेरियल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, different material having different values, and temperature dependent, temperature dependent है, depends on material and temperature dependent। electrical conductivity does not depends on shape and size, shape and size पर डिपेंड नहीं करती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि सिग्मा इज इक्वल टू, इसे लिखा गया है कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिखा गया है। ओके, इसी को हम क्या करते हैं कि नाउ वी नो दैट एक तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता था, E इंटू एल होता था, V बराबर ED। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि J इज इक्वल टू क्या होता है, I बटे A होता है, ये हमको पता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर पुट कर दें और यहाँ पर E बराबर V बटे क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। E बराबर V बटे L, तो V बराबर L। तो यहाँ पर हम लिखेंगे J I बटे कितना, A, I बटे A। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा और यहाँ पर लिखेंगे V डिवाइडेड बटे L। इतना लिखें, कोई डाउट नहीं। अब क्या समझिए, 9th में आप पढ़े होंगे, 10th के इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे कि रो बराबर जो होता है 1 बटे सिग्मा होता है। ये क्या है, रजिस्टिविटी, ये होती है रजिस्टिविटी, जस्ट इसके उल्टा होती है। ये नॉन मेटल का वैल्यूज, नॉन मेटल का रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों के दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये आपने 9th में पढ़ा है, 10th के फीस में। और एक और चीज़ पढ़ा है, R = रो एल बटे एरिया। याद करो, ये आपने देखा है फार्मूला। कहाँ देखा है भाई? 10th के फिजिक्स में आपने देखा कि रो = 1 बटे सिग्मा, रजिस्टिविटी = 1 बटे कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस = रजिस्टिविटी इंटू लेंथ बटे एरिया। अब इस सभी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या आता है, जरा देखिएगा आता क्या है। अब इसको इसी वैल्यू में पुट करते हैं, तो इसको लिखेंगे I बटे ए इक्वल टू रो सिग्मा 1 बटे कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, भी अब बटे कितना हो गया, एल हो गया, भी बटे एल हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे आई अब बटे भी लिखे, और यहाँ पर ए अब बटे क्या लिख दें, रो एल लिख देंगे। इसको पलट देते हैं, भी बटे आई और रो एल बटे कितना, एरिया, है कि नहीं। तो ये हो गया भी, ये हो गया आई, और यहाँ पर क्या हो गया, रो एल बटे एरिया। तो क्या लिखेंगे, आर, वहाँ से इसको आर लिखेंगे। तो भी बराबर आई और आर। तो आपने पढ़ा होगा भी बराबर आई आर का रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसको हम लोग पढ़ते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी तो है ही, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, रेजिस्टेंस हेडिंग देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। जैसे मान लीजिए कि ये है आपको एक वायर है, इसमें डेल्टा भी क्या है, 0, तो इसमें आई का भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब मान लीजिए कि ये है वायर, यहाँ पर क्या है, भी माइनस, और यहाँ पर क्या है, भी प्लस। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें करंट की एंट्री होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा। क्योंकि करंट जब चलेगी तो उसका क्या होगा, विरोध होगा, अपोज होगा, दैट्स रेजिस्टेंस। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V है, V। तो जितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी, जितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट का फ्लो भी होगा, है ना, I। तो डेल्टा V, या सिंपली आप लिख सकते हैं क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो ये आएगा एक रेजिस्टेंस, वेयर R इज एनी कांस्टेंट, वेयर R is any constant, where R is any constant known as, where R is any constant known as electrical resistance, electrical resistance, where R is any constant known as electrical resistance, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ये ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव एंड स्केलर होती है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे R के बारे में थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक सेल है, इस तरह से सेल, ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। यहाँ से एक मेटल वायर को निकाल कर और यहाँ पर बिल्कुल एक लूप बना देते हैं, एक लूप फॉर्मेट करते हैं। तो इसे लूप को फॉर्मेट करेंगे तो इस तरह से ये आर बन जाता है ना। ये आई है, आई है, आई, ये सेल है। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस सेल की, भी है।
तो जो R आया है, R वो आया है क्या, V/I। पहली बात की ये स्केलर, नो निगेटिव वैल्यू, नो निगेटिव वैल्यूज, नो निगेटिव वैल्यू, इसकी कोई निगेटिव वैल्यूज निगेटिव वैल्यू नहीं होगी। और डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, शेप, मटेरियल, इस बात पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके आकार पर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। जैसे हम कहें कि एक वायर है, मेटल वायर, तो ये एक वायर है इस तरह का, इसकी लंबाई L है, इसकी एरिया कितनी है, A है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R है। ओके, इसकी जो है, इसकी जो एरिया है, इसकी जो एरिया हो गई वो A/, क्या हो गई, 2 हो गई, और लंबाई क्या हो गई, लंबाई L हो गई। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो R2 है, तो R2 का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा R1 से। इस तरह से कुछ रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है, हम इसकी बात करते हैं। क्या है रिलेशन? रिलेशन कुछ ऐसा है, अगर शेप एंड साइज की अगर बात किया जाए तो R = रो L/एरिया। अगर लंबाई बढ़ाते हैं, अगर लंबाई को बढ़ाया जाए, लेंथ को क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो एरिया क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ेगी। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए क्या है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एरिया को बढ़ाया जाए, किसी का एरिया बढ़ाया जाएगा तो लेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी घटेगी। कॉमन सी एकदम बात है। रो जो है, रो, इसको हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टिविटी। और ये टोटली डिपेंड्स है, कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और मटेरियल पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर और मटेरियल। इसको शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है। जो जितने ही ज़्यादा कंडक्टिंग वैल्यू होगा, जिसमें करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी रजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।